Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 12 नवंबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है होकेरसर वेटलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में कम से कम 8 से 10 आर्टिकल्स हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, जिनसे रिलेटेड कम से कम यूपीएससी ने 6-7 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। बहुत सारे सवाल मेंस में भी आए हुए हैं। हर एक चीज़ को एक एक करके बहुत सटीक तरीके से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आज के न्यूज़पेपर के पेज नंबर 1 पर। तो पेज नंबर 1 पर एक टॉपिक प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में आप लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, बड़े दिनों से हम एक चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक शहर चर्चाओं में था जिसका नाम था बाकू। आपको पता है कारण क्या है? क्योंकि बाकू जो है अज़रबैजान के अंदर में एक पर्टिकुलर शहर है और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की जो मीटिंग है वो शुरू होनी थी कब? 11 नवंबर को। तो आज तो 12 नवंबर है, यानी कल मंडे से ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। बस वही इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बातचीत है अज़रबैजान में दोस्तों वो शुरू हो चुकी है और आने वाले 10 दिनों तक लगातार क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस है वो इस मीटिंग में होने वाले हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर बहुत सारी जगहों पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यही एक मीटिंग है जहां पे दुनिया भर की कंट्रीज प्रेजेंट होंगी और सभी का मेन टारगेट होगा कि हम आने वाले समय पर भविष्य में क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ेंगे, पोल्यूशन को कैसे काउंटर करेंगे, है ना। उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ नए नए इनिशिएटिव उठाने वाले हैं, नए नए वादे करने वाले हैं, प्रोमिसेस करेंगे कि हाँ हम यहाँ पर इतने साल तक हमारा देश जो है ये नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव कर लेगा, पोल्यूशन नहीं करेगा। उसके बाद ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे इस मीटिंग में होने वाली हैं, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत है। नए नए आर्टिकल डिस्कस होते रहेंगे क्योंकि अब शुरुआत हो चुका है। तो यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों शुरुआत में पहले दिन पे ही एक चीज़ को लेकर वार्निंग दे दी। वार्निंग क्या दी कि भाई आप नई नई मीटिंग हर साल अटेंड कर रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए जो आज से कुछ साल पहले यानी साल 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो किया गया था उसके गोल आपने अचीव किए? नहीं, वो वाले गोल तो आपसे अचीव हो नहीं पा रहे और नए गोल्स आप अब यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब आखिरकार यूनाइटेड नेशन की साइड से ऐसा स्टेटमेंट क्यों आ गया? क्यों हम पुराने गोल अचीव नहीं कर पा रहे? क्योंकि दोस्तों यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है और वो डेटा ये बोलता है साल 2015 से लेकर 2024 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये वाला पीरियड अभी तक का सबसे वार्मेस्ट डेकेड माना गया है। यानी ये 10 साल बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ करे हैं और आगे इसी तरीके की जो यहाँ पे गर्मी है दोस्तों वो इंक्रीज होने वाली है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया। बाकी आपको पता है यूएस के अंदर में इलेक्शंस में बड़ा बदलाव हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप वापस से यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब जनवरी 2025 से वो ऑफिशियली यूएस की जो गवर्नमेंट है उसको होल्ड करने लगेंगे। तो दोस्तों ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर में एक स्पेशल फोकस है क्लाइमेट फिनांसिंग के ऊपर में कि किस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कौन से देश जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, वो कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे और कितना अमाउंट यहाँ पे दिया जाने वाला है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि पोल्यूशन से लड़ा जा सके। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री पे हम प्रेशर नहीं डाल सकते। डेवलपिंग कंट्री के अंदर में जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज़ पे अपने फोकस नहीं करेंगे तो उन कंट्रीज़ की ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि उनका भी मेन एम क्या है, अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाना। जैसे डेवलपिंग कंट्री में अगर हम देखेंगे इंडिया आ जाता है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में आपको यूएसए देखने को मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कितना फिनांस यहाँ पर देने वाले हैं, कितना पैसा यहाँ पर देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को खर्च करने के लिए ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। ये सब डिस्कशंस दोस्तों इसी पर्टिकुलर मीटिंग में होंगे। अभी धीरे धीरे करके जितने भी यहाँ पे अपडेट्स हैं वो इसको लेकर आते रहेंगे, आर्टिकल छपते रहेंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन इस आर्टिकल के रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी।
अब देखो, न्यूज़पेपर का पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे ये आर्टिकल आपने पढ़ लिया, ये आपको ही मिल जाएगा फ्रंट पेज पे, सब लोग पढ़ लेंगे। लेकिन इसके पीछे का डेटा याद रखिएगा। जैसे सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो वनडे एग्जामिनेशन वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 है, COP29 की मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो अज़रबैजान के बाकू में हुई है ये मीटिंग, लोकेशन ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम का पूरा ग्रुप है और ऐसे जो डिस्कशंस है वो बहुत लंबे समय पहले ही शुरू कर दिए गए थे। जैसे ये वाला फोटो आपको दिख रहा होगा कि 1979 से ही हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। 1979 में सबसे पहला वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बनता है जेनेवा के अंदर में। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया, जहाँ पे इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपको पता ही है कि हम ओजोन लेयर जो लगातार डैमेज हो रही है उसकी प्रोटेक्शन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ओजोन लेयर वो है जो हमको बचा रही है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना केमिकल रिलीज हो रहा है कि जाके ओजोन लेयर वो डैमेज कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया 1987 में। फिर 1988 के अंदर में IPCC तैयार किया गया। फिर उसके बाद IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट्स आने लगी क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर फाइनली 1992 के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर 1994 में UNFCCC जो है ये बॉडी को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UNFCCC के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि इसी के अंदर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग भी होती है। क्योंकि अब 1994 में UNFCCC बन चुका था, इसके अगले ही साल दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट वाली जो मीटिंग है वो रखी गई। अब ये फर्स्ट का मतलब क्या है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ना कि करंट समय पर साल 2024 में ये कौन सी मीटिंग चल रही है, COP29, ठीक है। तो ये 29वां एडिशन है इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मीटिंग का। तो क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहला ये मीटिंग कब हुआ था, तो सबसे पहला जो COP1 हुआ था वो 1995 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, बर्लिन के अंदर में। तो यहीं से दोस्तों इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके एडिशंस एडॉप्ट होते चले गए। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया। आपको याद होगा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, जहाँ पे हमने कार्बन क्रेडिट इन सब चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद इस तरीके के नए नए प्रोटोकॉल्स आते चले गए। फिर फाइनली अगर आप देखोगे 2011 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 17वीं मीटिंग होती है, कहाँ पे, दरबान में। देन 18वां होता है दोहा में, 19 वॉर्सो में, 20 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20 वाली मीटिंग होती है 2014 में, वो लीमा में होती है। फिर ऐसी 2015 वाला जो था ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, ठीक है। इसको हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 वाली मीटिंग के अंदर में रखा था। COP21 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था 2015 में। इसी तरीके से 2016, 17, 18 आप देख पा रहे होंगे, 23, 24 करके चल रहा है लगातार। और 24 के बाद में दोस्तों दो मीटिंग कौन कौन सी हो गई, अभी 25 बची है। तो COP25 वाली जो मीटिंग है ये कब हुई थी, COP25 हुई थी 2019 में। तो ये कहाँ पे हुई थी, मैड्रिड, स्पेन के अंदर में। फिर COP26 की अगर हम बात करेंगे, दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट मानी जाती है। आपने सुना होगा UK के अंदर में जो हुआ था ग्लासगो में, ग्लासगो समिट, आज तक चर्चाएं होती हैं ग्लासगो की। तो सबसे इंपॉर्टेंट समिट है COP26 वाली। ये कब हुई थी, 2020 में, कोविड वाले समय पर। लेकिन ये तो 26 तक की बात हो गई। उसके बाद अब एग्जाम में दोस्तों ना इतने ज़्यादा पुराने नहीं पूछे जाएंगे, बस खाली मैंने एक आइडिया दे दिया है ताकि आप हिस्ट्री से लिंक करके हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब पॉसिबिलिटी है एग्जाम में अगर कोई पूछा गया तो पिछले 3 तक पूछ सकते हैं। तो 26 तक तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि 26वीं वाली जो थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये UK में की गई थी, UK ने होस्ट की थी, स्पेशली ग्लासगो में। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 27th वाली जो मीटिंग है ये कहाँ पे होती है, इजिप्ट के अंदर, शर्म एल शेख में। फिर 28 वाली जो है ये कहाँ पे होती है, ये होती है दुबई के अंदर में, साल 2023 में। नाउ 2024 चल रहा है, तो ये कहाँ पे हो रही है, अज़रबैजान के बाकू में, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि भाई हमने पुराना इतिहास भी पढ़ लिया और आज तक पढ़ लिया। लेकिन पता है अगली जो मीटिंग होने वाली हुई, हर साल इस तरीके का मीटिंग होता है, तो 2025 वाला पता है कहाँ होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा 2025 का जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो क्या होगा, वो 30th एडिशन होगा, COP30 होगा, क्योंकि ये 29th वाला है। तो 30th वाला कहाँ पे होने वाला है, ब्राज़ील में, ब्राज़ील इसको होस्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये किस तरीके से रोटेट होता रहता है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग्स है दोस्तों, ये रोटेट होती हैं 5 अलग अलग रीजन्स में, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, सेंट्रल, उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, जितने भी ये रीजन्स हैं। तो इन रीजन वाइज यहाँ पर ये जो मीटिंग है कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है, इस तरीके से ये एक एक करके यहाँ पर चेंज होती रहती है, रोटेट होती रहती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमने अभी न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया है, यहाँ पे एक स्पेशल फोकस किस चीज़ के ऊपर किया गया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, कि भाई आपने पुराने वाले गोल्स को अचीव तो किया नहीं है अभी तक, आगे हम लोग फोकस करने के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था क्या एग्जैक्टली, आप देखते होंगे अक्सर चर्चाओं में रहता है। आइए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं।
बहुत थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 2015 में आपको पता है ये पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था कई सारे कंट्रीज के माध्यम से, ठीक है। तो इसको अडॉप्ट करने के पीछे का मेन पर्पस क्या था? क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, गर्मी को रोकना, टेम्परेचर को काउंटर करना। और ध्यान रखना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पहले क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने की बात हमने क्योटो प्रोटोकॉल में की थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल को फिर बाद में हटा दिया गया क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल इस पेरिस एग्रीमेंट से पहले आया था। तो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर दिया इस वाले को, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नाम का नया एग्रीमेंट शुरू कर दिया। इसका मेन काम क्या था? इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको कम करना, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना ताकि वो अच्छे से क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ डिसाइड हुआ, और इसी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में ध्यान रखिएगा जो हर एक देश थे इनको बोला गया कि आपको क्या करना है, हर 5 साल में अपना एनडीसी सबमिट करना है, उसको अपडेट करना है। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? स्पेशली ये बेसिकली जो जिन जिन देशों ने शपथ ली है कि भाई हाँ हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे। आपको पता ना क्लाइमेट चेंज को लेकर जो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रॉमिस किए थे कि इतने साल तक यहाँ पे इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा, उसके बाद पोल्यूशन नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे देशों ने बोला था। तो जितनी भी प्लेजेस ली हैं अपना ये सब काम करने को लेकर, और उसको लेकर आपने क्या क्या काम किया है और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, इसी को दोस्तों यहाँ पर एनडीसी बोला गया है, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये क्या है? एक प्रकार की प्लानिंग हर एक देश की, जहां पे उन्होंने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को काउंटर करने के ऊपर फोकस किया, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ऊपर में फोकस किया। यह ध्यान में रखिएगा। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं अभी आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कई सारे प्लेजेस लिए गए हैं, जैसे इंडिया ने भी कई सारे प्लेजेस पहले लिए हैं, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, भारत हो। कई सारे टारगेट हैं हमारे। अभी हो सकता है अजरबैजान में नए जो टारगेट्स हैं वो हमारे सामने निकल कर आए। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए यूपीएससी ने 2016 में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। सवाल क्या था? एक टर्म है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल दोस्तों आपसे पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे इसका जवाब क्या होना चाहिए? नीचे ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एनडीसी क्या है? एक प्रकार की प्लानिंग, प्लान ऑफ एक्शन जो अलग अलग देश के थ्रू चलाया जाएगा, जहां पे उनका मेन पर्पज है क्लाइमेट चेंज से लड़ना। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखोगे तो क्लाइमेट चेंज की कहीं बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझ गए? इतना ही नहीं, 2016 के बाद दोस्तों यूपीएससी ने मेंस में भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे हुए हैं, आप देख पाओगे। 2017 में एक सवाल पूछा गया था कि क्लाइमेट चेंज आज के समय पर दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, कैसे इंडिया के ऊपर में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे हिमालयन और जो कोस्टल स्टेट्स हैं भारत के, वो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे। फिर इसी तरीके से 2021 में भी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, आप देख पाएंगे कि जो मेजर आउटकम्स हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जितना भी अपडेट आता रहेगा उसको डिस्कस करते रहना। आज पहला दिन था, जो अपडेट आया उसको एक लाइन में लिख लेना, और भी आते रहेंगे, मैं बताता चलूंगा। क्योंकि एक बार तो सवाल ऐसा ही बन गया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो 26वीं मीटिंग हुई थी, जरा उसके बारे में बताइए, उसमें मेजर आउटकम्स क्या क्या डिसाइड करे गए और भारत ने क्या क्या कमेंट किया था, भारत क्या क्या प्रॉमिस कर रहा था, कमिटमेंट्स क्या थे, वो बताइए। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको फॉलो करते चलिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे भी आपने ये सभी डिटेल्स देखी हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो सभी डिटेल्स दोस्तों एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके आपको दे दी जाती है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इवन आपको एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहां पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड होता है। डेली सभी पीडीएफ पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस दोस्तों आपके पास में अवेलेबल हैं। नाउ ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर देंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। नाउ अगली न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले समय पर काफ़ी एडिटोरियल इसके ऊपर पब्लिश होने वाले हैं।
तो दोस्तों खबर है इराक को लेकर, इसी के बेसिस पे हमने आज का थंबनेल भी लगाया हुआ है। जब हम लोग बात करते हैं इराक की तो दोस्तों ईरान के जस्ट पीछे ही प्रेजेंट है। ईरान से इधर जाओगे तो पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान से और आगे जाओगे तो आपको भारत देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम इराक की बात कर रहे हैं। तो इराक के आसपास अगर आप देखोगे तो ईरान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इधर इसराइल है और इधर सऊदी अरेबिया है। हम इराक के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर ये सभी न्यूज़ आर्टिकल्स, जैसे आप देख पाओगे कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहाँ पे बोला जा रहा है इराक अपने यहाँ पे जो मैरिज लॉज हैं, शादी को लेकर जितने भी कानून है उसमें बदलाव कर रहा है। और बदलाव क्या कर रहे हैं? जो आज के समय पर लीगल एज है वहाँ पर एक गर्ल की, वो है 18 और उस लीगल एज को कम कर रहा है, यानी कि गर्ल की जो लीगल एज है शादी की वो 9 कर रहा है कि 9 साल में यहाँ पर उस गर्ल की शादी हो सकती है। ये आप देख पाएंगे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इराक टू अमेंड मैरिज लॉज अलाउइंग मेन टू मैरी इवन 9 ईयर ओल्ड गर्ल्स, ऐसे रिपोर्ट्स का कहना है। और एक नहीं हज़ारों आर्टिकल्स दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर पब्लिश देखने को मिलेंगे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो हिंदी न्यूज़ आर्टिकल्स देख लीजिए, या चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स में। इवन इकोनॉमिक टाइम्स मेंशन करता है क्या मिडिवल टाइम में वापस से जा रहा है इराक, क्योंकि कई सारी कंट्रीज आज क्या कर रही हैं, वो धीरे धीरे करके एक लीगल एज को बढ़ा रही हैं। ठीक है, गर्ल की लीगल एज को बढ़ाया जा रहा है शादी के लिए। और यहाँ पर इराक 18 जहाँ पे ऑलरेडी एक मिनिमम एज है, लीगल एज है, उसको कम करके 9 कर रहा है। तो आपके मन में भी यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा आखिरकार इराक ऐसा कर क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? आप देख पाओगे ऐसे ढेरों न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, सोर्सेस मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। आगे आते हैं और अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके पीछे का दोस्तों यहाँ पर रीज़न है जो कि इराक की गवर्नमेंट मेंशन करती है कि देखिए अगर कम उम्र में शादी हो जाएगी, यानी कि 9 साल में ही अगर किसी गर्ल की शादी हो जाती है तो आगे लाइफ में दूसरे अफेयर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे और बाकी आगे वाले जितने भी रिलेशनशिप है उससे यहाँ पर इन बच्चियों को बचाया जा सकेगा, ऐसा बेसिकली यहाँ पर इराक का कहना है। इस वजह से यहाँ पर ये जो नियम है इसको इतना ज़्यादा पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इराक में जो ओपोजिशन साइड में लोग बैठे हुए हैं उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। ओपोनेंट्स का कहना यहाँ पर यह है और कहीं ना कहीं इराक की सरकार की लताड़ भी लगाई है। बोला है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज के समय पर दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वो मैरिज की जो एज है स्पेशली वेमेन की उसको इंक्रीज करने के ऊपर लगे हैं। आप इतना ज़्यादा पीछे ले गए, इवन 9 ईयर कर दिया है आपने, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि 9 ईयर हो क्या गया, ये तो बेसिकली यहाँ पर फिर चाइल्ड मैरिज ही हो गई ना। और उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, जो ओपोनेंट्स का कहना है कि जो ये नया नियम है इससे यहाँ पे जो यंग गर्ल्स होंगी उनकी सेक्सुअल और फिजिकल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जानी है। क्योंकि 9 साल की उम्र में उस तरीके से ना ही बॉडी डेवलप हो पाएगी और ना ही यहाँ पर मेंटल हेल्थ उस तरीके से डेवलप हो पाएगी, जो कि यहाँ पर एक फैक्ट भी है। लेकिन उसी दौरान दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी इन आर्टिकल्स में कवर किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजेंसी है इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि वैसे चाइल्ड मैरिज को ऑलरेडी ख़त्म किया गया था 1950s में, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग इराक के अंदर में यानी पूरे देश में लगभग 28% आज के समय पर गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी ऑलरेडी जो शादी है वो 18 से कम उम्र में हो चुकी है, 18 से पहले ही हो चुकी है। तो बस यहाँ पर यही किया गया है, जो अंडर एज गर्ल्स हैं उनकी यहाँ पर शादी करवा दी गई है ओल्डर मैन के साथ में, बस खाली यहाँ पर एक जो गर्ल है उसके फादर से परमिशन लेने के बाद में। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी इराकी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। बट लॉज यहाँ पर ये तैयार कर रहे हैं, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ये तैयारी में है। इसको अमेंड करने के लिए इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों ने अपने सामने देख ही लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं ना दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 के ऊपर में प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में आप इसको लिंक कर पाएंगे। हो सकता है कई सारे लोग यहाँ पर इसको स्किप कर गए हो, लेकिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर भी क्वेश्चन बन चुका है। समझाता हूँ। हुआ क्या है, असम के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 12 घंटे का यहाँ पे बंद कर दिया गया है, यानी पूरे असम को बंद कर दिया गया है। पूरे असम को नहीं, असम के इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में कुछ टायर वगैरह भी जलाए गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स का कहना है। रीज़न यहाँ पर यह है कि असम के इन डिस्ट्रिक्ट में 2 ट्राइबल कम्युनिटी हैं, एक है मोरन ट्राइब और दूसरी है मोटोक ट्राइब, और इन दोनों ट्राइब्स के ऑर्गेनाइजेशन ने ही यहाँ पर इस तरीके से असम में इन डिस्ट्रिक्ट में बंद लगाया है, यानी बंद कर दिया है उसको। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की मांग कर रही हैं कि इनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। नाउ इसी वजह से एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए समझना कि आखिरकार ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया कैसे जाता है
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार मैप देख लो, असम को अच्छे से मैप में देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। असम हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिल जाता है दोस्तों, और कई सारे स्टेट्स के साथ में, लगभग जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सभी के साथ में बॉर्डर्स को शेयर कर रहा है सिक्किम को छोड़कर। ऊपर आप देख पाओगे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उसके अलावा मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, और बीच में आपको ये असम देखने को मिलेगा। और अभी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट के नाम लिए हैं ना, कौन कौन से, तिनसुकिया और साथ ही साथ में डिब्रूगढ़। तो असम में दोस्तों जस्ट ऊपरी वाले भाग में आपको देखने को मिल जाएगा, ये दिख रहा होगा डिब्रूगढ़, है ना, और इसके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा ये तिनसुकिया। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ही दोस्तों इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। और जो दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, कौन कौन सी, मोरन ट्राइब और मोटोक ट्राइब, ये नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मोरन ट्राइब कौन से स्टेट में रहती है या मोटोक ट्राइब कौन से स्टेट में रहती है। इन दोनों ट्राइब्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्हीं की साइड से यहाँ पर ये मांग की गई है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि आखिरकार किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने के लिए कौन सा प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। तो क्या है प्रोसेस, सुनिएगा। देखिए, अगर कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी है, वो चाहती है कि उनको एसटी का स्टेटस मिल जाए, क्योंकि एसटी का स्टेटस मिलेगा तो एसटी वाले जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है वो सभी बेनिफिट्स उनको मिल पाएंगे, और एसटी ग्रुप्स के लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है उन स्कीम्स के फायदे मिल पाएंगे, वो सब बताऊंगा। तो दोस्तों होता यह है कि एसटी स्टेटस की मांग की गई, लेकिन जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पे ये होता है, इसकी शुरुआत राज्य सरकार से होनी चाहिए। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल जैसे हम देख पा रहे हैं कि असम के अंदर में ये जो ट्राइब की ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये मांग कर रहे हैं। तो पहले असम की जो सरकार यानी असम की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पहले रिकमेंड करेगी और रिकमेंड करके भेजेगी कि हाँ बिल्कुल हमारे अपने स्टेट में, इन डिस्ट्रिक्ट में ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं, इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। अब ये रिकमेंड किसको करेगी, ये रिकमेंडेशन दिया जाएगा हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। फिर वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद में उसको वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। तो उसके बाद फाइनल यहाँ पर ये अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन इसी के बीच में दोस्तों एक प्रोसेस और होता है, वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल ट्राइब्स के कल्याण के लिए यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई है, इनके हक के लिए बॉडी बनाई गई है। तो बीच में NCST को भी यहाँ पर रखा जाता है, इनके साइड से भी अप्रूवल दिया जाता है। देन इतने सारे अप्रूवल जब मिल जाते हैं उस लिस्ट को, तो वो सीधा जाती है कैबिनेट के पास में, ताकि उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाए। फिर कैबिनेट दोस्तों फाइनल डिसीजन लेने के बाद में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर ऐड करना है, एसटी का स्टेटस देना है, तो वो यहाँ पर दे देते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आखिरकार ऐसा क्यों मांग की जा रही है, और अगर हमने उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे भी दिया तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, कोई भी कम्युनिटी को अगर शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड किया जाता है तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग बहुत सारी स्कीम्स है जो कि सरकार चलाती है। उसमें से कुछ बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं, केवल कुछ बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे और भी हैं। जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, ओवरसीज स्कॉलरशिप, बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, नेशनल फेलोशिप मिल जाएगा, बेस्ट एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिलेगा, इवन एजुकेशन के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए लोन चाहिए तो उसमें काफ़ी सारी छूट मिल जाती है। स्टूडेंट्स जो हैं हॉस्टल्स को, उनको सपोर्ट मिलता है। तो ये सभी बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं एसटी के, वो सभी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स इनको मिल जाएंगे। जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज हैं या एडमिशन जो भी होंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ सभी जगह पे रिजर्वेशन के फ़ायदे मिलेंगे। तो यही तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है और ये इनके फ़ायदे मिल जाएंगे। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार आज हमारे देश में एग्जैक्टली सिनेरियो है क्या। देखिए दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब्स का जो पूरा स्टेटस है भारत में, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। जो हमारा सेंसस था 1931 वाली जो जनगणना थी, उसके हिसाब से जो शेड्यूल ट्राइब्स, इनको बैकवर्ड ट्राइब्स बोला जाता था, जो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए और कुछ एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रहते हैं। ऐसे एरियाज़, ऐसी जगह हैं जो कि बिल्कुल थोड़ी सी अलग हटकर है, बाकी सारे जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा हट के जगह हैं। तो उस एरियाज़ में यहाँ पर ये रह रही हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ऐसे यहाँ पर शुरुआत में इनको डिनोट किया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब बनाया गया, ये वही एक्ट है जिससे हमारा संविधान चलता है। मतलब इस एक्ट से मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो हैं संविधान में हमने इसी एक्ट से ली हैं। तो अंग्रेज़ों की देन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के माध्यम से हमने संविधान भी बनाया और भी कई सारी चीज़ों जगह से अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट किया था। ये सभी को पता है, खैर वो टॉपिक अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे बात यह है, ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने सबसे पहली बार इन बैकवर्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई और यहाँ पर इनको एक पहचान देने की शुरुआत हो गई। तो क्या
सर आपने ये बोला कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो सही बात है। अब ये बताइए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या कोई क्राइटेरिया बताया गया है, क्या कोई प्रोसेस है कि हाँ इस प्रोसेस को फॉलो करके हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देंगे? तो ऐसा नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, कि भाई यहाँ पर कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या ये मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। लेकिन फिर बाद में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मेंशन्ड है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 366 क्लॉज 25, आर्टिकल 366 और यहाँ पे जो क्लॉज 25 है हमारे संविधान का, ये क्या करता है, ये बस खाली एक प्रोसेस बता देता है कि हाँ ये प्रोसेस होगा जिससे हम शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन कर सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं पता है कि यही होगा, लेकिन प्रोसेस पता है, ये प्रक्रिया है इसमें कि हाँ शेड्यूल ट्राइब्स को इस तरीके से ये डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक और आर्टिकल आता है, ध्यान रखना, जब भी हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 जो केवल प्रोसेस बताता है, लेकिन आर्टिकल 342 को मत भूलना। आर्टिकल जो 342 है दोस्तों, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये 342 क्या बोलता है, चलिए हाथों हाथ ये भी आपको बता देता हूं। आर्टिकल 342 जो क्लॉज 1 है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी के साथ में कंसल्ट करके, आपस में बातचीत करके, किसी राज्य का गवर्नर के साथ में डिस्कशन करके या एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी पर्टिकुलर ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी को या किसी ग्रुप ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं। तो कहोगे सर अभी तो आपने बोला कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ध्यान सुनिए, क्राइटेरिया और प्रोसेस में फर्क होता है। ऐसा कोई वैसा क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ यही शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, बस खाली यहाँ पर दर्जा देने की बात की गई है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनको अगर देना है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस तो इस तरीके से दिया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 342 क्लॉज 1 का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करने के बाद में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं। अब आगे की बात सुनिए, हमारे संविधान में जो स्केड्यूल्स मेंशन्ड है उसमें से 5th स्केड्यूल और 6th स्केड्यूल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्राइब्स के रेफरेंस में। जब हम लोग बात करते हैं अपने नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की, तो उसमें दोस्तों 4 राज्य ऐसे हैं जिसका नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी हैं। आपको पता होगा रिसेंटली लद्दाख के अंदर में सोनम वांगचुक जी के साइड से एक प्रोटेस्ट रखा गया और उस प्रोटेस्ट में उन्होंने यहाँ पर क्या मांग की है, लद्दाख को एक स्टेटहुड देने की। स्पेशली यहाँ पर लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालने की बात की है। तो आपको पता है कि हमारा संविधान जो है, जो 6ठे शेड्यूल के बारे में मेंशन करता है, जो 6ठा शेड्यूल है उसमें केवल और केवल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स को कवर किए जा सकते हैं। तो आज हमारे देश में 6th शेड्यूल के अंदर केवल 4 राज्यों को कवर किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATMM करके ध्यान में रख सकते हैं। तो 6ठे शेड्यूल में डालने से फायदा क्या हुआ, इनको अपनी लोकल पावर्स जो है वो मिल जाती है, लोकल ऑटोनॉमी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन फिर दूसरा शेड्यूल है 5वां शेड्यूल, ध्यान रखिए। अब ये 5वां शेड्यूल किस लिए तैयार किया गया है, ये किन लोगों के लिए है, ध्यान रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों को अगर छोड़ दें, क्योंकि इनके लिए तो 6th शेड्यूल है, अगर इन चारों राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ऑल ओवर द यहाँ पर इंडिया की जब हम बात करते हैं, स्पेशली वो राज्य जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या शेड्यूल एरियाज या शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, तो उनको यहाँ पर ये एक दर्जा देता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन देता है, यानी क्या कह सकते हैं कि उनको वो पावर्स देता है। तो 6ठे शेड्यूल से केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को पावर मिलती है, लेकिन 5वें शेड्यूल से बाकी सारे एरियाज़ को दिया जा सकता है, स्पेशली कह सकते हैं वो स्टेट जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह प्रेजेंट है। समझ गए? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक बार यूपीएससी ने 2013 में दोस्तों यहाँ से सवाल पूछ लिया, मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है डायरेक्टली, वैसे शेड्यूल्स के बारे में पूछा जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन है ट्राइब्स के बारे में, कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम दिए गए और आगे यहाँ पर राज्यों का नाम मेंशन कर दिया गया कि बताइए कौन से राज्य में ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तो ये नाम आप देख पा रहे हो लगातार, लिम्बू, कार्बी, दोंगरिया कोंद, बोंड। तो दोंगरिया कोंद, बोंड, कार्बी के बारे में हमने पढ़ा भी है ना। तो ये कौन कौन से स्टेट में बिलोंग करती हैं, इसके हिसाब से आपने आंसर देना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A 1 and 3 ओनली, यानी पहला वाला करेक्टली मैच है और तीसरा वाला करेक्टली मैच है कि दोंगरिया कोंद ओडिशा में रहते हैं और लिम्बू यहाँ पे सिक्किम में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस वजह से मैंने आर्टिकल का जो कम्युनिटीज़ जो अभी चर्चाओं में है इसलिए बोला कि याद रखिएगा। ठीक है,
जिससे कि मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये जो आर्टिकल में दो कम्युनिटीज़ चर्चाओं में है वो कौन कौन सी, मोरन और मोटोक। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ये कौन से राज्य में है, या इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग करके सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, आगे आते हैं। ना दोस्तों, सबसे पहले आते हैं आप आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज के एडिटोरियल में लगभग सभी आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का हमारा डेटा पॉइंट। और ध्यान रखिए, डेटा पॉइंट पेज नंबर 9 पे प्रेजेंट है। आप नीचे देख पाओगे एक आर्टिकल मिलेगा, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं मेंस का जो क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आर्टिकल क्या बोलता है, जर्मनी ने स्किल्ड इंडियंस के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए हैं। अब मामला क्या है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आपको वैसे पता है बहुत सारे जो इंडियंस हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं, कई सारे कंट्रीज़ में वर्क करने के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं। तो जर्मनी में पिछले कुछ समय पर दोस्तों कह सकते हैं इंडियंस की जो संख्या है वो इंक्रीज़ हुई है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जो लगातार अब लोगों की एंट्री के ऊपर में रोक लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस आर्टिकल में जैसे मेंशन किया गया है, मैं आपको एक सेकंड जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कुछ देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ये सब आज के समय पर प्लानिंग कर रहे हैं कि वीज़ाज़ को लिमिट किया जाए, स्पेशली इमिग्रेंट वर्कर्स का। तो लोगों की एंट्री के ऊपर हम रोक लगा रहे हैं, जबकि जर्मनी ये प्लान कर रहा है कि इनकी संख्या को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर जर्मनी चाहता है इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को, ताकि वो काम करके उनके देश में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। और केवल दोस्तों वर्कर्स ही नहीं, पिछले कुछ समय पर जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, उनकी संख्या जर्मनी में इंक्रीज़ हुई है। एक रिपोर्ट आपके सामने ये प्रेजेंट है, ये आप देख पाएंगे। 2019 में जो इंडियंस जर्मनी में थे वो लगभग 25,149 के आसपास थे, लेकिन यहाँ पे 2023 में ये संख्या से बढ़ते बढ़ते दोस्तों लगभग 50,000 के पास जा चुकी है, क्योंकि अभी हम 2024 में है, वो भी अंत होने वाला है, तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ गई होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ चार्ट्स को शेयर किया है, यहाँ पे आप चार्ट देख पाएंगे। चार्ट नंबर 1 क्या दर्शाता है कि इंडियंस आज के समय पर जो जॉब्स कर रहे हैं जर्मनी में 2015 से अभी तक, वो संख्या किस तरीके से इंक्रीज हुई है। 2014 में लगभग 1,37,000 के आसपास लोग प्रेजेंट है जर्मनी में, जो इंडियंस जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। फिर ऐसे यहाँ पे दोस्तों चार्ट नंबर 2 देखेंगे तो जर्मनी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2015 से अभी तक, ठीक है, ओवरऑल वो इस तरीके से ऊपर नीचे रहा है, अभी के समय पर चल रहा है, बट कोविड के समय पर सभी देशों में जो ट्रेंड देखने को मिला वो जर्मनी में भी देखने को मिला। फिर उसी प्रकार से ये आप एक और चार्ट देखेंगे जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं जर्मनी के अंदर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, नेशनलिटी, तो इंडियन नेशनल्स की संख्या आप यहाँ पर देख पाओगे, मतलब इंडियंस को कितना सारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर मिल रहा है, स्पेशली उनकी बात की जा रही है, ठीक है, जो फुल टाइम जॉब के लिए यहाँ पर जो पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स हैं जो उनको यहाँ पर ये सभी जो सैलरीज है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। इवन फिर चार्ट नंबर 5 और 6 को एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो इंडियन प्रेजेंट है जर्मनी के अंदर में, स्पेशली वो क्या स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे ये लाइट ब्लू कलर लॉ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस को दर्शाता है, डार्क ब्लू कलर मैथ और साइंस को दर्शाता है, फिर ह्यूमैनिटीज़ या दूसरे कोर्सेज भी कई सारे प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये करंट समय पर आर्टिकल का सिनेरियो है। तो कहीं ना कहीं हमें ये दर्शा रहा है कि हाँ, भारत और जर्मनी के जो संबंध हैं वो किसी ना किसी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप व्यापार में देख लो, डिफेंस में देख लो, और भी कई सारी जगह पर रिलेशंस मजबूत हैं। तो एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ, पूरे संबंध को डिटेल से पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक बार मैप को देख लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा यूरोप का मैप, यहीं पर बीचों बीच में आपको ये जर्मनी प्रेजेंट देखने को मिल जाएगा। ये बर्लिन है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, याद आया, जहाँ पे COP1 की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की सबसे पहली मीटिंग यहीं हुई थी, ठीक है। अब जर्मनी के आसपास आप देख पाओगे कई सारे कंट्रीज है जो कि इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, चाहे वो नेदरलैंड हो, बेल्जियम हो, लग्जमबर्ग हो, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और ऊपर डेनमार्क, ठीक है। ऊपर आप देख पाएंगे एक बाल्टिक सी भी है, इधर नॉर्थ सी भी है, ठीक है। अब बाल्टिक सी, नॉर्थ सी को अलग अलग कर रहा है यहाँ पर ये डेनमार्क। तो ये सब कंट्रीज हैं जो जर्मनी के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। आगे की बात सुनिए। अब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना, ठीक है। नोट्स बनाना चाहो बना लेना, PDF वगैरह आपको मिल ही जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आखिरकार जर्मनी और भारत दोनों एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले व्यापार के लिए, क्योंकि जर्मनी आज इंडिया का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे यूरोप में। 2022-23 को भी अगर हम देखेंगे तो जो बायलैटरल ट्रेड है 2022-23 में दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है, आप मतलब इमेजिन कीजिए $26 बिलियन का व्यापार हुआ है
तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार में जो संबंध है वो मैसिव है। इतना ही नहीं, जर्मनी इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस मामले में इंडिया में जितना भी एफडी आता है उस मामले में जर्मनी 90 नंबर का देश है दोस्तों, 9th लार्जेस्ट सोर्स है भारत के लिए। साल 2000 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में जर्मनी ने $14.37 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है। क्यों? क्योंकि जर्मनी चाहता है चाइना के ऊपर में निर्भरता को कम करना, और चाइना के ऊपर निर्भरता कम करनी है और एशिया में अगर आना है तो स्पेशली उसके बाद इंडिया एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट में ही आपको पता है, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जर्मनी बिल्कुल अगेंस्ट में है। इस वजह से इंडिया में कहीं ना कहीं रिलेशंस में दरार भी है, क्योंकि इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा जर्मनी देखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। अब उसके बाद बात आती है इनोवेटिव कोलैबोरेशंस की। इतना ही नहीं, जितने भी यहाँ पे जर्मन इन्वेस्टमेंट्स भारत के अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगे वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ऐसे ऐसे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है, दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है, इनोवेशंस हैं, नई नई जो स्किल्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप हो रही हैं जर्मनी के माध्यम से भारत के अंदर। ठीक है, इतना। और उसके अलावा मार्केट एंट्री सपोर्ट, यानी बहुत सारे इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया, मिट्सलैंड, ऐसे इनिशिएटिव दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करे गए हैं जहाँ पे जर्मनी और भारत दोनों मिलकर कई सारी चीज़ों में प्रोडक्शन कर रहे हैं। जर्मनी बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए जर्मनी सपोर्ट करता है। फिर बात आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो दोनों देशों के बीच में दोस्तों एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आप देख पाओगे बड़ा कमिटमेंट है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, व्यापार में काफ़ी सारा छूट दे रखा है जिससे व्यापार बढ़ता रहता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल जर्मनी का ही इंपॉर्टेंस भारत के लिए, भारत भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उनकी इकॉनमी चल रही है इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के बेसिस पे। इतना ही नहीं, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है जर्मनी में वो भी बहुत है, लगभग 213 इंडियंस कंपनीज आज जर्मनी में ऑपरेट कर रही हैं आईटी और ऑटोमेटिव सेक्टर्स के अंदर में, जिससे उनकी जो इकॉनमी है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से इंडिया भी जर्मनी के लिए रेलिवेंट रोल प्ले करता है। दोनों देश आज के समय पर फोकस यही कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में रिलेशंस को मेंटेन किया जाए ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करी जाए, क्योंकि भारत भी यही चाहता है, जर्मनी भी यही चाहता है। और दूसरी चीज़, यहीं पर दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ वेपन्स वगैरह है उसको भी बना रहे हैं, को प्रोडक्शन, और कुछ नए नए इनोवेशंस किया जा रहा है, नए नए जो सबमरीन्स वगैरह हैं उसके ऑर्डर्स वगैरह जर्मनी आज के समय पर लेना चाहता है इंडिया से, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, चीज़ें सही चल रही हैं दोनों के संबंध के बीच में। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक ट्विस्ट भी है, दोनों देशों के बीच में कुछ चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, वो चुनौतियां भी पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से बता तो सकेंगे। चुनौती में सबसे पहला चैलेंज है कि इंडिया और जर्मनी, वैसे तो एक मजबूत पार्टनरशिप है दोनों के बीच में, लेकिन ये रिलेशनशिप इंडिया फ्रांस जैसी नहीं है। अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर आपस में कहीं ना कहीं टकरार देखने को मिली है। कैसे? तो यहाँ पे क्या है ना, हमारा एक इन्वेस्टमेंट की पूरा प्रोसेस था, यानी भारत ने पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ में, अब यूरोपियन यूनियन में आपको पता है टोटल 27 नेशंस हैं, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ में साल 2007 में एक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, BTIA इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये BTIA इन्वेस्टमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे ही फोटो लगा दिया है, सीधा यहाँ पे वेबसाइट से लेकर आया हूँ, वो है BTIA का मतलब क्या है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसकी शुरुआत हमने 2007 में बातचीत की थी यूरोपियन यूनियन से, लेकिन आज तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं थी। लेकिन ये हो जाता तो इससे व्यापार एक्सपांड होता, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से इसके ऊपर आगे फर्दर बातचीत नहीं हो पाई। इस वजह से भी यहाँ पर जो जर्मनी है वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसके रिलेशंस के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है। इतना ही नहीं, जर्मनी कई बार यहाँ पर इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के ऊपर सवाल उठा चुका है कि इंडिया में डेमोक्रेसी को लेकर क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियस ही बात है, जो संबंध है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप अगर गलत स्टेटमेंट देंगे तो उससे असर पड़ेगा। लेकिन अब बात यह है, चैलेंजेस के बाद सॉल्यूशंस क्या है, कि अगर थोड़ी बहुत समस्याएं आ भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जर्मनी और भारत के संबंध को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या इसके उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले हमें डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट को बढ़ाना होगा, आपस में बातचीत करके, यानी रेगुलर बेसिस पे हाई लेवल की मीटिंग्स कंडक्ट करनी होगी दोनों देशों के बीच में। डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि डिफेंस के मामले में कोऑपरेट कर सकें, जॉइंट मिलिट्री अभ्यास कर सकते हैं, है ना। और जर्मनी को समझना होगा कि भारत उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे फालतू की टिप्पणियां ना करें, क्योंकि यहाँ पे इससे संबंधों पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कुछ सोल्यूशंस हो सकते हैं जिसके आधार पे आगे दोनों के संबंध और मजबूत हो सकते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, BTIA को लेकर, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, बताइए
ये एग्रीमेंट भारत के साथ में कौन सा दूसरा देश है जिसके बीच में बातचीत हुई थी इसको लेकर? तो 2017 का सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर है यूरोपियन यूनियन। तो BTIA जो चर्चाओं में रहता है, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो डिस्कशन है व्यापार को लेकर, उस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। शुरुआत तो हुई लेकिन हम इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन आज दोस्तों मैं आप लोगों से एक और मेंस का क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा इसी आर्टिकल के आधार पे, तो अच्छे से यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आप आराम से पेपर पे लिखने के बाद में सबमिट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवॉल्विंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। जिस तरीके से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है ना, चाइना का रेफरेंस लिख सकते हैं, रशिया का रेफरेंस लिख सकते हैं, इस मामले में भारत और जर्मनी की जो पार्टनरशिप है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहीं पर आपको वीडियो के लिंक वगैरह नजर आएंगे। उस वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट लिखा होगा, उस कमेंट पे टैप करना, आपका एक नया ग्रुप ओपन हो जाएगा। उस ग्रुप में आप आंसर्स को देखकर सबमिट कर सकते हैं और एक दूसरे के आंसर्स को वहाँ पे रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली खबर पर आते हैं। फिर दोस्तों पेज नंबर 11 पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाले आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि मैंने आज से 2 दिन पहले ही आपको पढ़ा दिया है, थंबनेल भी लगाया है कि DY चंद्रचूड़ जी रिटायर हो चुके हैं। अब क्योंकि वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, पूरा प्रोसेस बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं, तो परसों का वीडियो ओपन कर लेना, थोड़ी देर का है, ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं। तो 11 नवंबर यानी कल की तारीख में क्या होता है, जो जस्टिस संजीव खन्ना है दोस्तों, ये भारत के 51वें यानी 51st कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। तो वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारत के नए CJI कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, देखते हैं किस किस को याद है। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज बनना है तो उसकी मिनिमम एज लिमिट क्या है, जरा ये बताइए। मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी उम्र तक वो काम कर सकते हैं? जरा फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। ये फोटो आप देख पा रहे हो, फोटो याद है? ये फोटो है दोस्तों न्यू लेडी जस्टिस का। ये फोटो है, जैसे आपने लेडी जस्टिस का नाम सुना है, पहले जो पुरानी वाली लेडी जस्टिस का फोटो हुआ करता था, स्टैचू हुआ करता था, उनकी आंखों पे पट्टी हुआ करती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे आंखों की जो पट्टी है वो हट चुकी है। हाथ में आप देख पाएंगे संविधान की किताब है, पहले इस हाथ में तलवार हुआ करती थी, है ना। तो इस तरीके का जो थोड़ा सा चेंज है वो यहाँ पर किया गया है। चलिए, बिल्कुल सेम आर्टिकल दोस्तों यही, क्योंकि DY चंद्रचूड़ साहब अब हट जा चुके हैं, उनकी जगह पर संजीव खन्ना जी आ चुके हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इनकी ओथ सेरेमनी हुई है, शपथ वगैरह दिया है, प्रेसिडेंट ने शपथ दिलवाया। आप देख पाएंगे बराबर में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना, जो कि इनको शपथ दिलवा रही हैं, और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और DY चंद्रचूड़ जी, हमारे लॉ मिनिस्टर, और भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं जिनके सामने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो शपथ सेरेमनी है वो किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। पेज नंबर 14 पर एक बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा काम का। आप इसको GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है, इंडिया और बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं इन सब ने मिलकर डिस्कस किए हैं कुछ नए तरीके व्यापार करने के। तो बांग्लादेश के कुछ लोग दोस्तों भारत में आए हैं कल मंडे को, ताकि वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर कुछ बातचीत कर सके, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लैंड पोर्ट्स होते हैं, और उन लैंड पोर्ट्स के माध्यम से क्या होता है, भारत बांग्लादेश के बीच में व्यापार होता है, लोग आते जाते रहते हैं उस पर्टिकुलर रीजन से। तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए अभी बांग्लादेश के लोग ऑफिशियल्स इंडिया में आए हैं, ताकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके, बॉर्डर पर अच्छे से व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर काम किया जा सके। इस वजह से छोटा सा आर्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन मैं आपको कहूंगा इस आर्टिकल में कुछ ऐसी बात नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाए। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं भी, क्योंकि लैंड पोर्ट को लेकर डिस्कशन होगा। तो ये जो मीटिंग रखी गई है वो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइड से रखी गई है। तो ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या, लैंड पोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सब एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं उससे पहले जरा भारत को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं और अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को देख लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है जो रिसेंटली चर्चाओं में आया है। सरकार वगैरह वहां पर चली गई प्रोटेस्ट होने की वजह से, इंतरिम सरकार चल रही है मोहम्मद यूनुस की, है ना। ये सब कुछ यहाँ पर पिछले कुछ समय के अपडेट्स जो बेसिक तरीके से आपको पता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इंडिया कितने देशों के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, कितने देशों के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री, तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? आपको लगता होगा यार कितने ही देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये कुछ ही देश तो हैं। ऐसा नहीं है।
आज भारत दोस्तों कई सारे देशों के साथ में, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, भारत और अफगानिस्तान की एक छोटी सी बाउंड्री लगती है जिसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। तो अफगानिस्तान के साथ में भी हमारी छोटी सी बाउंड्री लगती है, बहुत छोटी सी, केवल 106 किलोमीटर की बाउंड्री है ये, ठीक है। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की एक बड़ी बाउंड्री लगती है, फिर इंडिया चाइना हो गया, इंडिया भूटान हो गया, उसके अलावा यहाँ पर इंडिया नेपाल हो गया, फिर म्यांमार हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, है ना। और ये भारत की पूरी कोस्ट लाइन है जो समुद्री तट से शेयर होती है, जो 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो इंडिया 7 देशों के साथ में अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को शेयर करता है, जैसे आपने इस पर्टिकुलरली मैप में देखा। अगर आप लोगों से यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाए कि इन 7 देशों में से कौन सा वो देश है जिसके साथ में सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है, तो दोस्तों उसका उत्तर है बांग्लादेश। कहोगे बांग्लादेश, क्या चाइना नहीं है इसका सही आंसर? नहीं, चाइना दोस्तों सेकंड लास्ट है, सेकंड नंबर पर आता है, सॉरी सेकंड लास्ट बोल रहा हूं। सबसे बड़ी बाउंड्री भारत की लगती है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कितनी? 4096 किलोमीटर की। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है, चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान, यानी केवल 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। ये हमारी बाउंड्रीज हैं इंडिया और इन कंट्रीज के बीच में। फिर उसके बाद एक चार्ट ये भी है, इसको चाहो तो आप ना स्क्रीनशॉट वगैरह क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि इंडिया के बारे में इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज हैं, इनकी लिस्ट है। अब यहां से इन देशों के साथ में हम बाउंड्रीज को तो शेयर करते हैं, लेकिन हमारे देश के कौन कौन से राज्य हैं जो इनके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, उन राज्यों की ये पर्टिकुलर लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट है। इसको आप एक बार देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बांग्लादेश समझ रहे हैं, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री इसी बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ में, और इनके साथ में हमारे बहुत सारे लैंड पोर्ट भी हैं। अभी मैं लैंड पोर्ट के बारे में बता ही रहा हूं आपको। चलिए आ ही गए उस वाले पॉइंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे लैंड पोर्ट को लेकर ये मीटिंग हो रही है, बांग्लादेश के ऑफिशियल्स भारत आ चुके हैं, कहानी यहां तक हो चुकी थी। अब आगे सुनिए, ये मीटिंग हो रही है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइड से। ये सर ये कौन सी बॉडी है? देखिए, ये एक ऐसी बॉडी है जिसको सन 2000 में बनाया गया था, लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2010 के माध्यम से। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जो बॉर्डर्स हम लोग शेयर करते हैं, उन बॉर्डर का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। उन बॉर्डर पे जो पैसेंजर्स अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसेंजर्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो उनका मैनेजमेंट किया जा सके, उस एरिया का डेवलपमेंट किया जा सके इंटरनेशनल बॉर्डर पर। इसी को यहाँ पर देखते हुए ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तैयार किया गया। तो इसका मेन पर्पस क्या है? बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह बना देना, है ना, ताकि बॉर्डर्स की सुरक्षा की जा सके। बॉर्डर्स का मैनेजमेंट करना, मेंटेन करना, अपग्रेड करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर बॉडी की है। लेकिन क्योंकि ये एक अथॉरिटी है, पूरी एक बॉडी है, तो इसमें कुछ लोग होंगे जो कि इस अथॉरिटी को रन करते होंगे। जी बिल्कुल। तो इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें एक होते हैं चेयरपर्सन और फिर कुछ होते हैं इसमें मेंबर्स। लेकिन ये चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सर, जो भी यहाँ पे चेयरपर्सन है या मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन क्या अपॉइंटमेंट करने के बाद हमेशा के लिए इस बॉडी में वो रहने वाले हैं? ऐसा नहीं है। इनका जो टेन्योर होता है वो केवल 5 साल का होता है, ठीक है। केवल 5 ईयर्स तक ये सर्व कर सकते हैं, या फिर जब तक 60 साल के ना पूरे हो जाएं। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाएगी उसके हिसाब से इनका जो टेन्योर है वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी और भी कुछ डेटा है, इसको ध्यान रखिए। जब बात करते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसके फंक्शंस तो आप समझ गए। जो भी यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर में क्रॉस मूवमेंट हो रहा है पैसेंजर्स का, गुड्स का, उसका मैनेजमेंट करना। लेकिन ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। अब दोस्तों बड़ी देर से हम लैंड पोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या होता है ये हम समझ गए। अब ये बताइए सबसे बड़ा लैंड पोर्ट कौन सा है आज? तो वो है पेट्रापोल। ये ध्यान में रखिएगा, पेट्रापोल आज का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है पूरे साउथ एशिया में, और एक इंपॉर्टेंट गेटवे है जो यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी जगह होती हैं, है ना, ऐसे आपको रास्ते देखने को मिलेंगे, लिखा है वेलकम टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फिर उधर से लिखा होगा वेलकम टू द बांग्लादेश। इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। बॉर्डर्स पर ये बने हुए होते हैं जहाँ से व्यापार हो रहा है, लोगों का मूवमेंट भी होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इस तरीके का कौन सा रास्ता है? तो वह है पेट्रापोल। ध्यान रखिएगा, पेट्रापोल अभी तक का एक सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है पूरे साउथ एशिया में, और जहाँ से बहुत सारा व्यापार और बहुत सारा कह सकते हैं ट्रेड वगैरह किया जाता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, ये दोस्तों जो पेट्रापोल की हम बात कर रहे हैं ना, ये बोला जाता है 8वां सबसे बड़ा इंटरनेशनल इमिग्रेशन पोर्ट ऑफ इंडिया है। कहने का मतलब ये वो जगह है जहां से काफी लोगों का मूवमेंट होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में हर साल। इसी पेट्रापोल नाम के बॉर्डर के पास से, मतलब या इसी पेट्रापोल लैंड पोर्ट से
23 लाख से भी ज़्यादा या 23.5 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स हर साल दोस्तों मूवमेंट करते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पेट्रापोल, स्पेशली यहाँ पर इसको बोला जाता है वाघा ऑफ ईस्ट, ठीक है, ईस्टर्न साइड का वाघा बॉर्डर। तो पेट्रापोल और बेनापोल बॉर्डर यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इधर वेस्ट बंगाल है, इधर बांग्लादेश है, इसी के बीच में ये पर्टिकुलर रास्ता आपको नजर आएगा, ठीक है। लैंड पोर्ट के बारे में क्लियर हो गया। चलिए अगली खबर पर आते हैं। नाउ एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल आज के अखबार में, ये सब आज ही पब्लिश हुआ है, तो इस वजह से बोल रहा हूं कि आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। तो आज न्यूज़पेपर में पेज नंबर 14 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 से आप इसको लिंक करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल बन सकता है। मामला क्या है, ज़रा इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, दिखना भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों ट्राई के बारे में। ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई बॉडी है भारत का, कह सकते हैं, जो पूरा दूरसंचार विभाग है उसको यहाँ पर देखने का काम करती है। जो आप आज एयरटेल की सिम यूज़ कर रहे हैं या दूसरे कंपनीज़ की सिम यूज़ कर रहे हैं, जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो सब ट्राई के अंडर में ही आता है, क्योंकि यही टेलीकॉम सेक्टर होता है। और उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कहलाती है। सिंपल हो गया। तो हुआ एक्चुअली में ये कि जो हमारा एशिया वाला रीजन है, इसमें से कुछ कंट्रीज आती हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, इसमें ईरान भी लिख लेते हैं और इंडिया भी लिख लेते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज है दोस्तों, जिनके बीच में एक बातचीत होती है, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, और वो जो मीटिंग होती है वो टेलीकॉम सेक्टर को लेकर होती है। तो जो मीटिंग होती है इन सब देशों में, 9 देशों के बीच में, उस मीटिंग का नाम है SATRC। ध्यान रखिए क्या नाम है, SATRC आर्टिकल में लिखा गया है। इसका मतलब है साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी 2024 का यहाँ पर ये काउंसिल का बैठक बैठ चुका है। ये मीटिंग चल रही है भारत में। तो इस बार ये इवेंट इंडिया में हो रहा है, क्योंकि इस बार 2024 का ये मीटिंग इंडिया ही होस्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि बताइए SATRC रिसेंटली न्यूज़ में है, इस बार इसकी मीटिंग किसने होस्ट की है? तो भारत ने होस्ट की है, ध्यान में रखिएगा। ये तो 3 दिन का इवेंट है जो मंडे से शुरू हो चुका है और लगातार बातचीत हो रही है। और मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यानी अफगानिस्तान का डेलीगेशन ग्रुप आ चुका है, पाकिस्तान का डेलीगेशन ग्रुप भी आ चुका है। उसके अलावा पाकिस्तान के बाद जो और भी कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, इनका डेलीगेशन भी आ चुका है। ईरान नहीं है, बट ये सब कंट्रीज के जो ग्रुप्स हैं वो आ चुके हैं, जो आपस में मिलकर क्या बात करने वाले हैं कि कैसे अपने आपस में ये देश मिलकर जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सब डिस्कशंस यहाँ पे होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो ये जो स्टार्क है ना, जिसके बारे में मैंने बात की है, मुझे ज़्यादा डिटेल मिल नहीं रही थी, तो मैं स्टार की वेबसाइट पे चला गया सीधा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उनकी कुछ कंट्रीज़ के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो 25th ईयर चल रहा है इस पूरे बॉडी को। इसके बारे में डिटेल निकालोगे तो नीचे कुछ यहाँ पर ये डिटेल दी गई है, ये आप देख पाएंगे स्टार्क क्या है। तो स्टार्क एक ऐसी बॉडी है जो कि APT नाम के ग्रुप के अंडर में काम करती है, यानी एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी के अंडर में काम करती है, ठीक है। करंट समय पर ये जो काउंसिल है इसमें 9 साउथ एशियन कंट्रीज आती हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्क नाम का ग्रुप है, वैसे इसको 1997 में तैयार किया गया था और APT और ITU इनिशिएटिव के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर इसको शुरू किया गया था। आज इसको ज़्यादा साल हो चुके हैं। तो मेन पर्पस क्या था इसको बनाने का? तो मेन पर्पस था कि आपस में डिस्कशंस करना, कोऑर्डिनेशंस करना, जितना भी यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा उसको लेकर बातचीत करने का ये काम करते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे के सेक्टर को प्रमोट करने की बात करते हैं, कैसे आपस में मिलकर काम कर सकते हैं उसको लेकर ये डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इन सब देशों का जो कह सकते हैं इन देशों का खुद का जो ट्राई सेक्टर होता है, जैसे इंडिया के पास में क्या है, दूरसंचार विभाग को संभालने के लिए भारत के पास में है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे इन देशों के पास में अपनी अपनी इस प्रकार की बॉडी होती है जो उनके देश के इस तरीके के टेलीकॉम सेक्टर को संभाल रही होती है। तो वही यहाँ पे बॉडीज आती हैं और इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंडिया की साइड से ट्राई है और इसी ट्राई ने अब की बार क्या किया है, भारत की साइड से इस पूरे स्टार्क नाम की बॉडी को होस्ट किया है। तो ट्राई के बारे में बात करते हैं, जरा इसके बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, प्रीलिम्स में बन सकता है। यह है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 20 फरवरी 1997 में इसको भी बनाया गया था एक एक्ट के माध्यम से। कौन सा? वो एक्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 का एक्ट, ठीक है। सिंपल हो गया। चलिए आगे की बात सुनिए। ट्राई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूं। उसका मेन काम है हमारे देश के अंदर में जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है इसको रेगुलेट करना, इसकी ग्रोथ के ऊपर में ध्यान देना। इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली के अंदर में। मेंबर्स की बात करेंगे तो ट्राई के अंदर में एक चेयरपर्सन होते हैं,
2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, यानी 5 मेंबर्स होते हैं इस बॉडी में। एक हो गए कौन, चेयरपर्सन, और 2 हो गए पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है, थोड़े समय के लिए होंगे, चेंज होते रहते हैं, और 2 हो गए यहाँ पर इसके फुल टाइम मेंबर्स। तो टोटल 5 जने हो गए, और इनको अपॉइंट कौन करता है, भारत सरकार अपॉइंट करती है। दैट्स इट, बस इतना यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के अखबार में पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा बेसिक डेटा है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हुआ एक्चुअली में यह एक स्टडी आई है, और स्टडी ने यह बोला है कि जो सेक्सुअल वायलेंस है अगेंस्ट दी गे बाइसेक्सुअल और मैन, मतलब गे बाइसेक्सुअल मैन, इनके अगेंस्ट में जो सेक्सुअल वायलेंस है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। इसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर कह रही हैं, ऐसा एक डेटा बोला है, और ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है बीएमसी की साइड से पब्लिश किया गया है। तो बीएमसी पब्लिक हेल्थ ने यह बोला है कि अभी पिछले कुछ समय में 300 सेल्फ आइडेंटिफाई गे और बाइसेक्सुअल मैन जो हैं अलग अलग राज्यों में, उनको वायलेंस फेस करना पड़ा है। 78.7% गे मैन और 44% बाइसेक्सुअल मैन ने अभी किसी ना किसी प्रकार का जो ये हिंसा है वो फेस किया, और इसमें सबसे ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस है। 44% मैन जो हैं आज दिल्ली में वो सेक्सुअल वायलेंस को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। और इसी को देखते हुए क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है, क्या हमारे पास में कोई लीगल प्रोविजन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे अनस तनवीर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो ये लॉयर हैं इनका कहना यह है कि आईपीसी वाला जो सेक्शन है वो तो जा चुका है, क्योंकि अब आईपीसी हम फॉलो नहीं करते, नए नियम है। तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कानून नहीं है जो एक इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा हो, मैन को प्रोटेक्ट कर रहा हो। वेमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन मैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं है। अब मैन चाहे यहाँ पर गे बाइसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल मैन हो, यहाँ पे यूज़ किया गया है बाइसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल मैन, इनको रेप से बचाने के लिए कोई भी लॉ नहीं है। ये भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। फिर इन्होंने ये बोला कि हमें लगातार काम करना चाहिए और ऐसे कुछ प्रोविजंस को लाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। जेएनयू के प्रोफेसर हैं प्रवीण के पाठक, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, रिसर्च की है कि हम लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश है कि इस प्रकार के जो प्रावधान है वो लेकर आए जाएं और जल्दी से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, जहाँ पे जितने भी ये बाइसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल या गे मैन हैं इनको यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट में। दैट्स इट, बस इसके अलावा यहाँ पर कोई ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ नहीं है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों, ये पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो वेमेन नेवल ऑफिसर्स हैं ये अभी दुनिया का चक्कर मार रही हैं, और अभी शुरुआत हुई है इनकी जर्नी। मैंने आपको पढ़ाया भी था दिवाली से पहले 2 अक्टूबर को, ठीक है। हुआ एक्चुअली में ये 2 अक्टूबर को यहाँ पर कुछ वेमेन ऑफिसर हैं, 2 वेमेन नेवी ऑफिसर। ये जो 2 महिलाएं हैं ऑफिसर हैं नेवी की, एक का नाम है दिलना के और दूसरी है रूपा ए। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे अपनी जर्नी शुरू की, किस चीज़ के ऊपर, आईएनएस तारिणी के ऊपर में, जो इंडियन नेवल शिप है तारिणी, ठीक है, ये भारत का जहाज़ है। तो इसके ऊपर जर्नी शुरू की और पूरे दुनिया का चक्कर मारना था, अर्थ का चक्कर मारना था समुद्र के रास्ते। तो ये निकल चुकी हैं, और वैसे 2 अक्टूबर को निकल चुकी थी, लगभग 39 डेज बाद ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देख पाएंगे इस तरीके से जा चुकी हैं, लोगों ने रिसीव कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर, फ्री मेंटल जगह में, ठीक है। अब क्या होता है, अभी ऑस्ट्रेलिया से निकलेंगी, पूरा चक्कर मारेंगी, उसके अलावा साउथ अमेरिका से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए वापस इंडिया आएंगी। तो ये ट्रिप में बहुत समय लगने वाला है, समझ रहे हैं इस बात को। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि इनकी जर्नी ऑस्ट्रेलिया तक तो पूरी हो चुकी है। अब यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन उससे पहले ये जान लो, जो ये चक्कर मार रही है पूरे दुनिया का, चक्कर मारना क्या होता है, परिक्रमा, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया है क्या, नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर परिक्रमा, क्योंकि नाव से यहाँ पर यह परिक्रमा की जा रही है पूरे समुद्र की, तो इस वजह से नाविका सागर परिक्रमा नाम दिया गया। तो अभी ये वैसे 2 अक्टूबर को गोवा से निकली थी, तो गोवा से इनका जहाज़ निकला और ये होते होते लगभग 40 दिन बाद पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल नाम की जगह पे। फिर इस तरीके से घूम जाएंगी, अब पता है गोल है पृथ्वी, तो इस तरीके से यहाँ पर जहाज़ जाएगा इधर से, और ऐसे होता हुआ आएगा, और इधर साउथ अमेरिका से होता हुआ ये फॉकलैंड हो गया अर्जेंटीना के बराबर में, यहाँ से होता हुआ केप टाउन जाएगा साउथ अफ्रीका में, और उस तरीके से वापस से गोवा जाएगा। तो पूरा गोल एक चक्कर ये मारने वाली है, कुछ समय लगेगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिएगा। फैक्ट नंबर 1 ये है, आईएनएस तारिणी का यूज़ किया जा रहा है। तो आईएनएस तारिणी क्या है, ये इंडियन नेवल शिप है, ध्यान में रखिए, ठीक है। हमारे पास में इस प्रकार का एक और शिप है जिसको बोलते हैं आईएनएस एसवी मेहदी। तो मेहदी के बाद इस तरीके का जो जर्नी करने वाला ये दूसरा सेल बोट है हमारे पास में, आईएनएस तारिणी, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले एक चक्कर मार चुका है, 2017 में ये नाविका सागर परिक्रमा कर चुका है। तो ये नाविका सागर परिक्रमा 2017 में एक बार हो चुकी है, ये दूसरा बार यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा एडिशन है। इस वजह से
आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि ये जो यहाँ पे शुरुआत हुआ है पूरा चैलेंज, ये नविका सागर परिक्रमा 2 है, ये दूसरा एडिशन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगली खबर पर आते हैं। ना जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है ये हमारे पेज नंबर 16 के ऊपर में प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। सऊदी, कुवैत या दूसरी और गल्फ कंट्रीज ये क्या कर रही हैं, ये अब लगातार अपनी जो लोकल जॉब है, ठीक है, वहां पे लोकल लोगों को भरना शुरू कर रही हैं। जो पहले माइग्रेंट्स हैंडल कर रहे थे, अब लोकल लोगों को ये नौकरियां दी जा रही हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और अब माइग्रेंट्स की जब बात करते हैं तो दोस्तों गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वो रीजन है जहां पे इंडियंस सबसे ज़्यादा है माइग्रेंट्स के तौर पर। जब मैं बात करता हूं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की तो वो क्या है, ये वाला फोटो पे थोड़ा ध्यान मारिए, ये आपको देखने को मिल जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कुछ कंट्रीज। ठीक है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई है ना, उसके अलावा यहाँ पे ओमान। ये सब कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज। एक बार यूपीएससी ने यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। तो इसमें कितने देश आते हैं, 6 देश आते हैं। इन 6 देशों को याद रखने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल, क्यू बॉक्स। इस तरीके से याद रखना है, क्यू बॉक्स, क्यू बॉक्स। ठीक है, अब क्यू से क्या है, क्यू से कतर, यू से यूएई, फिर बॉक्स से बी बहरीन, ओ से ओमान, के से कुवैत और एस से सऊदी अरेबिया। तो ये 6 कंट्रीज का पूरा ग्रुप है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। लेकिन अब इनमें से स्पेशली जो सऊदी अरेबिया है या कुवैत है, यहाँ पे ये लोग ध्यान लगा रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इंडियन सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनका मेन फोकस है जो लोकल लोग हैं स्पेशली उन्हीं से ही हाई स्किल नौकरियों को भर देना। तो इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर में। हाई स्किल जॉब्स को में यहाँ पर ये इंडियंस को हटाने की कोशिश करेंगे और लोकल लोग्स को यहाँ पे भरने की कोशिश करेंगे। और स्टडी ऑलरेडी ये बोल चुकी है कि जितने भी यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में प्रेजेंट हैं वो ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। स्पेशली आप आर्टिकल में खुद देख पाएंगे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभी के समय पर जो माइग्रेंट्स आए हैं उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, वेजेस वगैरह उनको बहुत कम दिए जा रहे हैं। तो इससे हमें ये इशारा मिल रहा है कि आने वाले समय पर और भी बहुत सारा घाटा होने वाला है इंडियन वर्कर्स का। वेस्ट एशिया में नौकरियां जाने वाली हैं और आगे नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं, हाई स्किल वाली जॉब्स स्पेशली। केवल लेबर वाला काम दिया जाएगा और उसमें भी उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, जैसा करंट समय पर कई सारी जो रिपोर्ट्स है वो हमको बताती हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो आने वाले समय पर जो माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे प्रेजेंट है या जाने वाले हैं उनको कई सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको केवल यहाँ पे सऊदी कुवैत की बात नहीं बताने वाला, मैं आपको पूरे गल्फ नेशंस के बारे में कुछ डिटेल शेयर करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने मेंस के क्वेश्चन में। और वो डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इंडियन वर्कर्स का पूरे गल्फ कंट्रीज में स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, ज़रा ये सुनिएगा। एक फैक्ट है ये, इस फैक्ट को कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। फैक्ट क्या है कि आज के समय पर लगभग 8.88 मिलियन इंडियन वर्कर्स ऐसे हैं जो गल्फ नेशंस में रह रहे हैं 6 देशों में। और वो 6 देशों का याद रखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। और इंडिया से एक सबसे बड़ी कम्युनिटी आज के समय पर देखने को मिल जाती है इस गल्फ कंट्रीज़ के अंदर में। और इंडिया से सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो केरला से जाते हैं। तो केरला एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस माइग्रेशन फोर्स के अंदर में। और लेकिन पिछले कुछ समय पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से भी जो माइग्रेशन है वो बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ में काम करने के लिए। फिर माइग्रेटिंग वर्कफोर्स की बात करेंगे तो इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी उम्र 20 से 40 के बीच में है। यही लोग सबसे ज़्यादा जा रहे हैं अभी के समय पर वर्क करने के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि वो लोग जा रहे हैं जिनके पास में कोई ज़्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, अनस्किल्ड वर्कर्स जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एज अ लेबर के ही काम पे वो लोग गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो वही सिनेरियो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एक और चीज़ बताई जा रही है कि आखिरकार जो इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं इनसे संबंधित समस्याएं क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं। देखो बहुत सारी समस्याएं ये वर्कर्स आज के समय पर फेस कर रहे हैं, ये मैंने सामने डिटेल शेयर कर रखी है। पहला कि करंट समय पर वो एम्प्लॉयर के ऊपर कई बार डिपेंडेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं कफाला सिस्टम। तो ये काफिला सिस्टम दोस्तों कुवैत में भी फॉलो किया जाता है, आपको पता होगा। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी पे आपको बुलाया है, जिसकी वजह से आप गए हैं, आप उसके इशारों पे चलेंगे, जो कहेगा करेंगे, जब भेजेगा आपको तब आएंगे वापस, वरना पता नहीं कब भेजे या ना भेजे। तो एम्प्लॉयर सारा आपका कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं। हर एक चीज़ पूरा कंट्रोल आपका एम्प्लॉयर के पास में होता है। अब वो कैसे भी आपके साथ में बर्ताव करे, कैसे भी एक्सप्लॉइटेशन करे, तो इस तरीके का यहाँ पे कह सकते हैं काफिला सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी होती हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है लो वेजेस। वर्कर जितने भी काम कर रहे हैं, अक्सर ज़्यादातर लोग, केवल थोड़े से लोग होंगे जिनको हाई स्किल जॉब्स मिलती होगी, नहीं तो फिर ज़्यादातर लोग वो हैं जो केवल और केवल वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं।
तीसरा, पुअर लिविंग कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। एक ही छोटे छोटे कमरे में लोगों को भर दिया जाता है। कुवैत में रिसेंटली बिल्डिंग में आग लगी थी, पता होगा कितने लोगों की जान गई। कारण क्या था? छोटे छोटे कमरों में कितने कितने सारे लोगों को भर दिया गया था अनसेफ कंडीशंस के अंदर में, कई बार आग लग जाती है, जो रिसेंटली कुवैत में देखने को मिला। तीसरी समस्या है लिमिटेड राइट्स। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में दोस्तों अगर हम आप देखते हैं तो ये जो वर्कर्स हैं इनको इतने ज़्यादा राइट्स नहीं मिल पाते, इनके पास में इतने ज़्यादा हक नहीं हो पाते, इतनी ज़्यादा डिमांडिंग ऑप्शंस इनके पास में नहीं होती हैं। ठीक है, जैसा है वैसा ही करना है, नियम के हिसाब से चलना है, बात खत्म। काम करना है फिर रूम पे जाना है, काम करना है फिर रूम पे जाना है, ऐसे ही रहता है हमेशा के लिए। फिर बात आती है फैमिली सेपरेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, बस खाली वहाँ पे थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा मिल रहा है और उसी सैलरी की रिक्वायरमेंट की वजह से यहाँ पर वो परिवार से दूर, इतना दूर जा रहे हैं काम करने के लिए, और फिर उसकी वजह से परिवार से अलग होना, ये भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं लाइफ में इम्पैक्ट डालता है फैमिली सेपरेशन। फिर बात आती है लेबर एक्सप्लॉइटेशन की। तो जितने भी यहाँ पे लो स्किल्ड वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार ऐसी भद्दर कंडीशन में रखा गया है, काम भी करवाया जा रहा है, अब कोई कुछ कहने के लिए है नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कुछ बोल नहीं सकती है, तो उनको सैलरी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम्स करंट समय पर आ रही हैं। कई बार रिक्रूटमेंट में बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं, जो एजेंट बीच में मिल जाता है कि हम आपको यहाँ पे भेज देंगे, दुबई भेज देंगे, इतना पैसा दे देना, यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, तो आपसे बहुत सारे चार्जेस ले लेते हैं और उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको बिल्कुल रिस्क में डाल के कह सकते हैं गलत तरीके से भेज दिया जाता है। फिर कई बार आपका पासपोर्ट सीज हो जाता है, वहीं पर अटक जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे समस्याएं हैं जो करंट समय पर इंडियंस फेस कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ के अंदर में। तो उनमें कुछ और इश्यूज़ भी आप ये मेंशन कर सकते हैं, जैसे लीगल वल्नरेबिलिटीज़, कई सारे रिस्ट्रिक्शन, काफिला सिस्टम की वजह से जो माइग्रेंट्स हैं उनके इतने राइट्स नहीं मिल पाते, उनको इतने हक नहीं मिल पाते, लिविंग कंडीशन इतनी अच्छी है यहाँ पर है नहीं, है ना। माइग्रेंट समस्याएं लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं और भी कई सारे प्रकार के हर्डल्स या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी फेस करने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे शेयर की गई हैं, दैट्स इट। फिर आप देख पाएंगे 2 आर्टिकल्स और हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में, स्पेशली पेज नंबर 11 पर, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। अब ये क्या बात कर रहा है? अगेन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वही मीटिंग के बारे में जो स्पेशली कहाँ पे हो रही है, अज़रबैजान के बाकू में हो रही है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत सारी डिटेल्स आने वाली है। और इसी आर्टिकल के जस्ट नीचे एक और आर्टिकल प्रेजेंट है पेज नंबर 11 पर, ये भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के बारे में बात करता है कि हमें ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर में फोकस करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के ऊपर फोकस करना है, लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर फोकस करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। और मैंने आपको परसों के वीडियो में ये बता दिया था एनसीक्यूजी की न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल है क्या। ये बेसिकली एक बड़ा गोल है जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट करना होगा, डेवलपिंग कंट्री को पैसा देना होगा ताकि वो आगे ग्रो कर सकें। ये हम यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। बाकी ये स्टार्टिंग में ये वाला आर्टिकल मैं कवर कर ही चुका हूँ, जो आपका थंबनेल वाला टॉपिक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में कुछ नहीं है। हाँ, एक एडिटोरियल और है जहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ के बारे में, कार्बन क्रेडिट और कार्बन मार्केट के बारे में। वो एडिटोरियल मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं इस रिसर्च के पीछे, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिसर्च लगा है इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो आपके सामने ये वीडियो चल रहा है। लेकिन मोस्ट पावरफुल वीडियो है आपके करंट अफेयर्स के लिए, स्पेशली यूपीएससी के लिए। बहुत मेहनत लगी है, पिछले 6 घंटे तैयार करने में लगा है, फिर 1-1.5 घंटा रिकॉर्ड करने में अपलोड होगा। तो समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो आज मैं ये जो आर्टिकल, एक एडिटोरियल आपका रह गया है कार्बन मार्केट वाला, कार्बन क्रेडिट वाला, उसको लेकर भी बहुत अच्छी डिटेल्स में लेकर आया हुआ हूँ। तो वो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, कल डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लेना, कोई बात नहीं। आज हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो अब आती है बात प्लेसेस इन न्यूज़ की। तो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, होकेरसर वेटलैंड को मैप में देखना है तो कहाँ पर है? ये वेटलैंड आपका कश्मीर में देखने को मिल जाता है। तो ये जो होकेरसर वेटलैंड है, ये एक प्रकार का रामसर साइट है जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एग्जैक्टली लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब ये रामसर साइट है, वेटलैंड है, तो एक झील सा आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें पानी एक नदी के माध्यम से आता है, जिस नदी का नाम है दूधगंगा नदी, जो कि झेलम की एक ट्राइब्यूटरी है। समझ गए? बाकी इस वेटलैंड के बारे में यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स की स्पीशीज़, कौन कौन से एनिमल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो बताया गया है। क्योंकि एक रामसर साइट है तो आपको पता होना चाहिए रामसर साइट्स क्या होती हैं। रामसर साइट यहाँ पर होती हैं, पहली बात ये वर्ड आया कहाँ से रामसर? ये दोस्तों ईरान के अंदर में एक शहर था रामसर, मतलब अभी भी है। तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ बहुत बड़ा, कंट्रीज़ वगैरह सब कुछ प्रेजेंट थी वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया कई सारे देशों ने, और ये जो साइन हुआ एग्रीमेंट, ये 2 फरवरी 1971 में किया गया था, ताकि जितने भी यहाँ पर झील हैं, लेक हैं, छोटी छोटे यहाँ पर पॉन्ड्स हैं, उन सब की सुरक्षा की जा सके। तो उन वेटलैंड्स को बचाने के लिए इस तरीके से रामसर कन्वेंशन करके एक एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया। और ये बोला गया कि जो जो वेटलैंड्स खतरे में होंगे, जो जो झील या जो भी छोटी रिवर लेक्स वगैरह जो भी खतरे में होंगी, उसको रामसर साइट के अंदर में डाल दिया जाएगा ताकि उसको एक प्रोटेक्शन दी जाए। तो यहाँ पर होकेरसर के बारे में जो हमने बात की है, ये भी एक रामसर साइट है, ध्यान में रखिएगा।
तो रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ से नाम लिया गया है और वहीं पे ट्रीटी साइन की गई थी और उसी के आधार पे क्या होता है, जो कुछ जगह है वो चूज़ की जाती हैं कि भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उसको रामसर साइट का टैग दे दिया जाता है। तो ये है दोस्तों आज का हमारा सुपर सा डिस्कशन। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने एक पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने कमेंट्स लिखिए, अपने ओपिनियन लिखिए, वीडियोस के बारे में बता सकते हैं। कोई चीज़ चाहिए या कोई चीज़ हटानी है तो मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।